दिल्ली दंगल में आरोपित सरजल इमाम और उमर खालिद को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। हालांकि इन नामों पे काफी दिल्ली में सियासत भी हुई थी और अभी भी आरजेडी से मनोज झा का कहना है कि उन्हें भी मिल जाएगी। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सज्जाद पुनेवाला जी। सज्जाद जी, अभी भी फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है और पहले भी लोगों ने बचाव किया था, चाहे कांग्रेस कह ले या फिर बाकी पार्टियां। वोट बैंक के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग के बचाव के काम पर कुछ लोग हमेशा रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई है और उमर खालिद और शर्जील इमाम इनको न केवल बेल डिनाई की गई है बल्कि 1 साल तक वो अब कोई याचिका नहीं डाल सकते। इतना गंभीर माना है आरोपों को। प्राइमा फेसी ये आरोप सिद्ध होते हैं, ये भी कहा है कोर्ट ने। पर फिर भी हमने तो देखा है आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये इनका पूरा इकोसिस्टम है। वो कभी अफजल के, कभी याकूब के, कभी पटलाउज इनकाउंटर के टेररिस्ट के, कभी नक्सलियों के और कभी इमाम और शर्जील और उमर खालिद के बचाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा वोट बैंक जरूरी होता है। जिस दिल्ली दंगे पर लंबी सियासत चली थी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अब उस पर कोर्ट का ये वर्डिक्ट आना कहीं ना कहीं ये उन्हें भी जवाब है जो बाकी विपक्षी पार्टियां इस पर साजिश की बातें कह रही थी। देखिए, लगातार एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर ममदानी तक कि भाई ये पॉलिटिकल प्रिजनर है, इनको जो है इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों के ऊपर जांच पड़ताल करने के बाद, हियरिंग करने के बाद और देश के जो सबसे बड़े नामी गिनामी लॉयर्स हैं उनके अपेयर करने के बाद भी उनको राहत नहीं दी है। तो अब उनको बताना चाहिए कि क्या अब भी वो देश के लोकतंत्र और जुडिशरी पर सवाल खड़े करेंगे या कम से कम अब वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर नहीं रखेंगे। पर दुख की बात यह है, अफजल तो कन्विक्टेड था, फिर भी उसके लिए पूरी जो इकोसिस्टम है वो खड़ी हो गई थी जेएनयू में। याकूब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पाया गया था, परंतु उसके लिए भी वो खड़े हो गए। तो इनको आतंकी में हमेशा मासूम नजर आता है। उनको कम से कम रतन लाल जी, दिलबर नेगी जी के घर के लोगों से मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उनकी भावना क्या है। एक तरफ आतंकियों का जैसे जिस पर बयानबाजी की गई थी, सियासत की गई थी, अब घुसपैठियों पर भी सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव से देखते हुए तो एसआईआर में, जैसे बिहार में एसआईआर में हुई, पहले काफी हंगामा हुआ। अब वेस्ट बंगाल में भी इस तरह से बातें उठाई जा रही है, आसाम में भी एसआईआर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं? एसआईआर तो बहाना है, घुसपैठिया बचाना है, क्योंकि चुनाव में हारना है तो इसके लिए किसी को तो निशाना बनाना है। दरअसल ये वही ममता बनर्जी थी जो एक समय पर 2005 में कहती थी कि घुसपैठियां हैं, फेक वोटर्स हैं, इनको हटाना चाहिए। आज वही ममता बनर्जी और टीएमसी ने ऐसा सियासी धर्मांतरण किया है कि कभी वो घुसपैठियों के बचाव में, कभी रोहिंग्याओं के बचाव में आ जाते हैं। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देते, कोर्ट उनको फटकार लगाता है। और अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नमाम माटी मानुष, ये केवल भारी बलात्कारी और भ्रष्टाचारी, इनके बचाव में ये टीएमसी आ चुकी है। एक आखिरी सवाल, तमिलनाडु में गृह मंत्री ने ये दावा किया है कि तमिलनाडु में भाजपा और उनके अलायंस की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष का कहना है कि वो भाजपा सपने देख रही है। देखिए, जब हम कहते थे कि हमारी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी तो विपक्ष कहता था सपने देख रहे हैं। जब हमने कहा महाराष्ट्र में तीसरी बार बनेगी तो विपक्ष कहता था सपने देख रहे हैं। जब हमने कहा दिल्ली और उड़ीसा में बनेगी तो विपक्ष कह रहा था सपने देख रहे हैं। जब हमने कहा हम फिर से बिहार में जीतेंगे तब विपक्ष कह रहा था सपने देख रहे हैं। दरअसल कौन होश में है और कौन मदहोश है, इसका प्रमाण हमें पिछले चुनाव में मिल चुका है। डीएमके का मतलब है डर्टी मनी किसका। ये दुनिया में, मुझे लगता है ब्रह्मांड में सबसे अगर कोई करप्ट गवर्नमेंट रही होगी तो ये डीएमके की सरकार है। इसने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दिया है और इसलिए तमिलनाडु की जनता ने तय किया है कि जिस मार्ग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार के लोग चले, उसी मार्ग पर चलते हुए वो इस डीएमके मतलब जो धन, मनी और जिस प्रकार से कम्युनल सरकार है, इसको हटाने का काम करने वाले हैं। धन्यवाद ईटीवी भारत से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए अनामिका रत्ना।